हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने शायद क्वेश्चन नंबर 96 तक डिस्कस कर लिए थे, हमारा जो पेपर है ये। तो आज हम उसके जो नेक्स्ट के क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो आज का जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेस इज यूज फॉर प्रोग्रामिंग इन मैक्रो। बेसिकली जब आप मैक्रो की बात करते हैं ना, तो उसको अगर आप प्रोग्रामिंग, बेसिकली एक लैंग्वेज है मैक्रो, उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप इम्प्लीमेंट करते हैं इन एम एस एक्सेल। तो सर उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विज़ुअल बेसिक एंड एप्लीकेशंस का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वीबीए बोलते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर लिखना होगा, जिसको नहीं आइडिया वो लिख सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विज़ुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन। तो इस लैंग्वेज का हम क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। इसकी हेल्प से हम जो हमारे मैक्रोज़ होते हैं उनको क्या करते हैं? राइट करते हैं। और आपको पता है मैक्रोज़ होते क्या हैं? बेसिकली सर हमारे पास कुछ ऐसा कोड होता है या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमें रीराइट करना पड़ता है, काफ़ी मल्टीपल टाइम उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो उससे बेटर हम क्या बना देते हैं? उसका मैक्रो बना देते हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि जो आपके मैक्रो आप यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, चाहे वर्ड के अंदर, जिस मर्ज़ी के अंदर आप मैक्रो यूज़ करें, तो उसको लिखने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है? तो उसके लिए हम वीबीए का सहारा लेते हैं, जिसको बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। बेसिकली ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको किसने बनाया है? सर जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट जो हमारी कंपनी है ना, इसने इसको बनाया है। बाकी इसको हम बोल सकते हैं कि सर जो हमारे पास ऑफिस, जितने भी ऑफिस होते हैं, अगर उसमें हमें कुछ टास्क ऑटोमेट करने हैं, तो ऑटोमेट करने के लिए हम मैक्रो का सहारा लेते हैं। ये भी आपने याद रखना है, कई बार मैक्रो नहीं लिखा होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कोई टास्क ऑटोमेट करना है तो उसके लिए आप किसका सहारा लेंगे? तो सर उसके लिए हम मैक्रो का सहारा लेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने? नोट करके लिख लेनी है। बाकी यहाँ पे ऐसे वीसी प्लस प्लस दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल सी प्लस प्लस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल सी प्लस प्लस। बेसिकली ये हमारे पास हाई परफॉर्मेंस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है। नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, पर जो हाई एंड या फिर हाई परफॉर्मेंस एक तरीके से एप्लीकेशंस होती है ना, वहाँ पे हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बाकी पाइथन आपको पता ही है, एक सर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। गार्डियो वैन रस्सम ने इसको बनाया हुआ है। बाकी इसके अलावा सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। यही लैंग्वेज हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग पर्पस है हमारा पाइथन लैंग्वेज का, और ऊप्स के ये कंसेप्ट हमारा यूज़ करता है। बाकी इसके अलावा इंटरप्रेटर लैंग्वेज हमारी पाइथन है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। बाकी वैसे ही हमारा जेएस, जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था कि ये आपको, जब आपको एक तरीके से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करनी होती है, तब आप यूज़ करते हैं जेएस का। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है? नोट करके लिखनी है। बाकी बैंडन इच करके जो पर्सन थे, उन्होंने क्या बनाई थी? जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज थी वहाँ वहाँ पे बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच इज़ द सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडेड इन एमएस वर्ड दैट प्रोवाइड सिनोनिमस। बेसिकली सिनोनिमस के लिए आप कौन से टूल का सहारा लेते हैं? तो सर इसके लिए हम थीसिस, जो हमारे पास टूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थीसिस टूल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। डन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी थीसिस की हमने कितनी बार शॉर्टकट कमांड करी है, क्या बोलते हैं उसको बेटा? हम शिफ्ट प्लस सर हम F7 का यूज़ करते हैं जब हमें थीसिस जो टूल होता है उसका बेसिकली हमें सहारा लेना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। डन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उनको क्या करना है? आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी मैक्रो हमने देख ही लिया, ऑटोमेटेड जो रिपीटेड टास्क होते हैं उसको हमें ऑटोमेट करना होता है, तो हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे जैसे ऑटो कंप्लीट दे रखा है, तो ऑटो कंप्लीट क्या होता है? ये प्रिडिक्ट कर लेता है जब आप कोई चीज़ एंटर कर रहे हो। तो जैसे आप देखते हैं ना, जब आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो, तो जैसे आपको कोई नाम लिखना होता है जो काफ़ी कॉमन नाम है, जैसे आप लिखते हो फेसबुक लिखना चाहते हो, तो आप FACE लिख देते हो और बाकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको बता देता है कि आप बुक लिखना चाहते हो। तो वहाँ पे आप सिंपली टैब प्रेस करो तो फेसबुक वहाँ पे रिटन ऑटोमेटिकली वहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट का फीचर। बाकी ऑटो करेक्ट आपको पता है, ऑटो करेक्ट एक ऐसा फीचर होता है जो ऑटोमैटिकली फिक्स कर देता है कॉमन जो जैसे मिस्टेक करते हैं ना, जैसे हम टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं कॉमन, तो उसको वो ऑटोमैटिकली ठीक कर देता है, तो उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाय यूजिंग फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या सहारा लेते हैं? सर इसके लिए हम कोलैट ऑप्शन का सहारा लेते हैं। डन। ये एक्चुअल में होता है क्या? जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपको मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कोलैट का सहारा लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है? मेरे पास मान लेते हैं एक पीडीएफ फाइल है, सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास सिर्फ एक पीडीएफ फाइल है। उस पीडीएफ फाइल में कितने पेजेज़ हैं? 3 पेजेज़ हैं।
और मैं चाहता हूँ मुझे उसके 2 सेट बनाने हैं। एक सेट मुझे स्टूडेंट नंबर 1 को देना है, एक सेट मुझे स्टूडेंट नंबर मेरे दूसरे को देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सिंगल-सिंगल प्रिंट कमांड दूँ, उसकी हेल्प से फिर बाद में उसको मैन्युअली सॉर्ट करूँ। सेकंड मेरे पास ऑप्शन आता है कोलैट का। तो कोलैट ऑप्शन क्या करता है, जैसे मैं कोलैट के अंदर सेट कर दूँगा, सेट क्या कर दूँगा बेसिकली, सेट मतलब पेजेज़ सेट कर दूँगा, या फिर जो मेरे पास पीडीएफ है उसको सेट कर दूँगा। कि जो मेरी पीडीएफ है वो कैसे निकलेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ कोलैट निकलेगी, मतलब एक सेट होके निकलेगी। तो जो पहला पेजेस प्रिंट होके आएँगे वो कौन से पेजेस आएँगे, 1, 2 एंड 3, ये एक सेट बन गया। फिर अगला जो प्रिंट होके आएगा वो कैसे निकलेगा, 1, 2 एंड 3। अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि सर जो हमें मैन्युअली सॉर्टिंग करनी पड़नी थी पेजेस की, वो हमें नहीं करनी पड़ी थी। हमें क्या मिल रहा है कि कंप्लीट अलग-अलग सेट मिल रहा है। एक सेट मुझे ये मिल गया, एक सेट मुझे दूसरा मिल गया। और इन्हीं सेट को मैंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि बेटा ये है, आप इनसे क्या करना, जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें पढ़नी है वो इन सेट से आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोलैट ऑप्शन होता है आपका प्रिंटिंग में, तब आप इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हो। बाकी यहाँ पे ऐसे स्पूल दे रखा है, स्पूल क्या होता है बेसिकली, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे मतलब प्लेस प्रिंट जॉब इन अ क्यू टेम्परेरी, बेसिकली होता क्या है, स्पूल आपका कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक आपका सेंट्रलाइज़्ड प्रिंटर होता है ना? एक आपका सेंटर प्रिंटर होता है जिसको हमने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर इस्टैब्लिश किया होता है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन-सा कॉमन डिवाइस होता है जो शेयर किया होता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क अमंग डिफरेंट डिवाइसेज़। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर नंबर 1 यहाँ पे है, कंप्यूटर नंबर 2 यहाँ पे है। इन सभी को मैंने कॉमनली एक प्रिंटर के साथ अटैच किया हुआ है। डन? तो ये सारे जो डिवाइसेज़ हैं, ये सारे के सारे किसके ऊपर हैं? ऑब्वियसली ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ये हमारी लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हुई है। इसका मतलब होता है क्या? जैसे मान लेते हैं कि हमारा प्रिंटर नंबर 1 ने कुछ कमांड दी कि आपको ये बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रिंट करनी है, और वैसे ही हमारे प्रिंटर नंबर 2 ने भी कमांड दे दी कि आपको ये प्रिंटर को कि आपने ये पेज मेरे प्रिंट करने हैं। अब इस टाइम पे होता क्या है, प्रिंटर चेक करता है कि सबसे पहले कमांड किसकी आई है। मान लेते हैं प्रिंटर 1 ने कमांड पहले भेज दी थी, पर उसका डाटा इतना बड़ा था कि वो पहले पहुँच ही नहीं पाया प्रिंटर के पास पूरा। सबसे पहले डाटा किसका पहुँच गया? सेकंड नंबर वाले प्रिंटर का पहुँच गया। तो वो क्या करेगा, सेकंड नंबर वाले को नंबर 1 पे डाल देगा, प्रिंटर के मतलब टास्क को, जो फर्स्ट नंबर वाला प्रिंटर होगा उसको दूसरे नंबर पे डाल देगा। और ऐसे करके वो क्या बना देगा, क्यू बना देगा। है ना? इसने क्या बना देगा, क्यू बना दिया। और इसी क्यू को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम स्पूल बोल देते हैं। प्रिंटर की टेक्स्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, स्पूल बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी प्रिंटिंग होनी है वो एक पूल में लग जाती है कि पहले इसका प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जो अगला डिवाइस है उसने कुछ कमांड दिया, उसकी कमांड प्रिंट होके निकलेगी। ऐसे करके क्या होता है बेसिकली, स्पूलिंग वर्क करती है। तो वो कंसेप्ट आता है जब आप प्रिंटर वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है स्पूल का। है ना? तो हम बोलते हैं सर स्पूल हमारे पास एक टेम्परेरी क्यू होता है ना? परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी क्यू होता है। जैसे 2 का काम खत्म हुआ, तो 2 की जो भी डाटा था वो वहाँ से हटा दिया गया। जैसे फिर 1 का काम खत्म हुआ, तो 1 का डाटा वहाँ से हटा दिया। पर जब एक से ज़्यादा कमांड एक बार में आ जाती है, तो वहाँ पे उसको क्या कह देता है, प्रिंटर उसको एक स्पूल में लगा देता है कि पहले इसका प्रिंट होके निकलेगा, फिर सेकंड नंबर वाले का निकलेगा, फिर थर्ड नंबर वाले का निकलेगा। फिर जितने भी डिवाइसेज़ होंगे उसके एक स्पूल के वे में निकलेंगे। बाकी डुप्लेक्स क्या होता है, जब आपको डुअल साइड प्रिंटिंग निकालनी होती है, जैसे फ्रंट बैक बोलते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली किस तरह हमें क्या चाहिए, फ्रंट बैक कॉपी चाहिए। एक हमें पेज का फ्रंट भी चाहिए और मुझे उसकी बैक की भी कॉपी निकालनी है। एक ही पेज के आगे-पीछे मुझे प्रिंट निकालने हैं, तो उसके लिए हम डुप्लेक्स का सहारा लेते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ अ पेपर। बाकी इसके अलावा सॉर्ट तो आपको पता ही है बेसिकली, जब आप कोई चीज़ मतलब सॉर्टिंग करते हैं, एक बेसिकली एक्सेल में आप इसको यूज़ करते हैं। प्रिंटर से इसका कोई लेना-देना नहीं है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एंटरिंग द नंबर 0 इन अ सेल इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज अ डेट। बेसिकली होता क्या है, जब आप क्या करते हो, आपने क्या किया, आपके पास एक सेल था और आपने इस सेल के अंदर 0 लिख दिया, डाटा एंटर कर दिया। अब आपने क्या किया, आप सेटिंग में गए, अब सेटिंग में आप गए और वहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो ये वाला सेल था इसको आपने कर दिया किसमें, इसका जो डाटा टाइप था उसको आपने चेंज कर दिया किसमें, डेट में। और जैसे आपने इसको डेट में चेंज किया, तो जो सेल पहले आपको 0 दिख रहा था, उसकी उसकी जगह आपको क्या दिखेगा वहाँ पे? वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो उसकी जगह पे बेटा आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे दिखेगा आपको 1 जनवरी 1900। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन-सा, हाँ, यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? बेसिकली होता क्या है, जब आप जो हमारी काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है, या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो ये हमारी 1900 से स्टार्टिंग मानते हैं इसको।
तो इसका मतलब है आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, जनवरी 1, 1900 आपके पास आउटपुट में वहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पहले आपने 0 एंटर किया था, पर जैसे आपने 0 का जो एक तरीके से फॉर्मेट था, उसको चेंज कर दिया किसमें, डेट में। तो उसने क्या किया, 0 को एज़ पर स्टार्टिंग जो डेट थी उसमें सेट कर दिया। तो स्टार्टिंग डेट किसमें आती है हमारे पास, बेसिकली जब आपको नहीं आइडिया हो तो आपने सिंपली देखना है कि इसके एंड में 0 है। डबल 0 मतलब जो सीरीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो डबल 0 से वो सीरीज़ स्टार्ट होती है, तो उसके बिहाफ़ पे क्या बन जाएगा आपके पास, डी आपके पास राइट आंसर बन जाएगा। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है? तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारा एक्सेल होता है वो रिप्रेज़ेंट करता है 0 को किसमें, जनवरी 0 में, या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि 1/0/1900 से वो रिप्रेज़ेंट करता है। डन? तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। ठीक है? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज़ द लेटर आर मीन्स इन सीडीआर डिस्क? बेसिकली जो हमारे पास सीडीआर डिस्क होती है ना बेटा, इसमें जो आपका लेटर आर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो सर ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। डन? इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोलते हैं। इसका मतलब है सर हमारे पास यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी कई बार ये भी बहुत लिखा होता है CDRW, है ना? CD तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, पर जब RW मेंशन किया होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं बेटा रीराइटेबल। ठीक है? रीराइटेबल इसको बोलते हैं। और वैसे ही जब हमारे पास CDR लिखा होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेबल। ये बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, बाकायदा एक बॉक्स बना के लिखना है, रीराइटेबल तो उसके लिए CDR, जब रीराइटेबल के लिए CDRW, और वैसे CDR बेसिकली हमारे पास किसके लिए होता है, रिकॉर्डेबल के लिए होता है। तो इसको क्या करना है आपने, एक तरीके से कॉपी में बेसिकली एक बॉक्स की फॉर्म में लिखना है, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रहे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, विच लेयर इन टीसीपी आईपी नेटवर्क यूजेस सेगमेंट? तो सेगमेंट का सहारा कौन लेता है? तो सेगमेंट का बेटा आपका सहारा लेता है जो हमारे पास फोर्थ लेयर होती है। फोर्थ लेयर पे सर हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक तो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, एक आपका यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। तो देखो दोनों में से कौन सा यहाँ पे दे रखा है, तो सर यहाँ पे हमारे पास ए, यहाँ पे मतलब टीसीपी दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टीसीपी आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। यूडीपी को हम क्या बोलते हैं, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर करी हैं, जस्ट आपकी रिवीजन है यहाँ पे। बाकी ये दोनों कौन-सी लेयर पे काम करती है, अगर हम ओएसआई की बात करते हैं, ओएसआई मॉडल की जो हमारे पास सर 4th लेयर होती है, उसमें ये काम करते हैं, है ना? टीसीपी, यूडीपी। वैसे ही सर हमारे पास जो टीसीपी होता है, वो कनेक्शन हमारे पास ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ये भी पूछा जाता है। जो आपका टीसीपी होता है, ये क्या होता है हमारे पास सर, कनेक्शन ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कनेक्शन बना होता है, वो ओरिएंटेड होता है। और जो हमारे पास दूसरा होता है यूडीपी, यूडीपी क्या होता है सर हमारे पास, कनेक्शनलेस, कनेक्शनलेस। अब इसका सर एग्जांपल क्या है, लाइव एग्जांपल जो आप डेली यूज़ करते हो। देखना बेटा, जब आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में कोई कम्युनिकेशन करते हो, जैसे आपकी अपने दोस्त को मैसेज भेजते हो, हाय, हेलो वगैरह, वो देखते हो आपको भी मैसेज कटा-कुटा थोड़ा ना होता है। जो आपने हाय भेजा है अपने दोस्त को, वो उसके पास हाय ही पहुँचता है। तो जब इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है, जो काफ़ी रिलायबल होती है, पर कई बार स्लो भी हम इसको बोलते हैं। रिलायबल है पर स्लो है, पर होता क्या है, इस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टीसीपी का। टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और वैसे ही अगर आप सेकंड वे में देखें, जैसे आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, व्हाट्सऐप पे आपने क्या किया, अपने दोस्त को फ़ोन किया, है ना? उस टाइम पे क्या हुआ, आपने उसको वीडियो कॉल करी, तो वीडियो कॉल के टाइम क्या होता है, आपने अपने दोस्त को वीडियो कॉल करी, तो आपने कुछ बात बोली जो उसके पास आधी पहुँची और आधी नहीं पहुँची। तभी आपका दोस्त क्या बोलता है, यार मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, थोड़ा नेटवर्क में इश्यू है, आप फिर से उस बात को रिपीट करो। तो जो आप फिर से उस बात को रिपीट करते हो, तब जाके आपका जो फ्रेंड है वो उस इन्फॉर्मेशन को समझ लेता है। तो जो इस टाइम पे वीडियो कॉलिंग के टाइम पे जो प्रोटोकॉल वर्क करता है ना, वो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये रिलायबल नहीं होता है। रिलायबल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी वो हमेशा 100% यूज़ सेकंड पर्सन के पास पहुँचेगी ही पहुँचेगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। किस केस में? यूडीपी के केस में। पर टीसीपी के केस में क्या होता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो 100% दूसरे पर्सन के पास वैसे ही पहुँचेगी। यूडीपी में क्या होता है, कई बार 100% भी पहुँच जाती है, कई बार 90% पहुँचती है, कई बार 70% पहुँचती है ना? इसका मतलब क्या होता है कि सर हम यूडीपी को क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमें दिख रहा है टीसीपी रिलायबल है, तो हम यूडीपी का यूज़ ही क्यों करते हैं?
बेटा इसका प्लस पॉइंट ये होता है, यूडीपी एक तो हमें एक फ़ास्ट ट्रांसमिशन देता है। जब आप वीडियो कॉल करते हो ना, लाइव कॉल करते हो, उस टाइम पे क्या चाहते हो आप कि जब हम बात करें वो एक ऐसे लगे कि हम आपस में सामने बात कर रहे हैं। इसका मतलब है फ़ास्टेस्ट कम्युनिकेशन होती है उसमें। बेशक रिलायबल नहीं होती है पर फ़ास्टेस्ट कम्युनिकेशन होती है। तो फ़ास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए हम यूडीपी का सहारा लेते हैं। डन? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक क्वेश्चन के बाद लिंक बनती हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताओ कि सेगमेंट किसमें यूज़ होते हैं? तो सेगमेंट हमारे पास यूज़ होते हैं टीसीपी या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास 4th लेयर ऑफ ओएसआई होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। बेसिकली अगर यहाँ पे टीसीपी नहीं लिखा होता तो यहाँ पे ओएसआई की कौन-सी लेयर लिखी होती? सर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ओएसआई की, वहाँ पे हम सेगमेंट का सहारा लेते हैं। बाकी इसके अलावा आईपी, है ना? आईपी बेसिकली हम बोलते हैं जो हमारे पास आईपी आईपी में हम कौन-सा यूज़ करते हैं, जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो सर इसमें हम पैकेट्स का सहारा लेते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पैकेट की फॉर्म में चलती है। फिज़िकल लेयर में वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स में चलती है। स्ट्रीम ऑफ बिट्स में हमारी चलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। जैसे आपने ये सीरीज़ स्टार्टिंग से देखी होगी तो वहाँ पे मैंने शायद आपको ये टॉपिक भी करवाया था कि हमारे पास जो ओएसआई मॉडल क्या होता है, इन डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लो। तो आपको ये सारे जो भी छोटे-मोटे आपकी जो माइंड में क्वेश्चन्स आ रहे होंगे वो सारे यहाँ पे आपके ऑटोमैटिकली यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच इज़ अ कम्युनिकेशन मोड इन व्हिच बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे बात करिए कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का तरीका होता है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर ना एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन से अपने दोस्त को फ़ोन करते हो, तो उस टाइम पे क्या करते हो, आप भी कोई चीज़ बोल देते हो, बीच में आपका दोस्त आपको टोक देता है या फिर सिंपली उसी टाइम पे कुछ बोल देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उस टाइम पे आपकी कैसी कम्युनिकेशन चल रही होती है कि दोनों एक-दूसरे की बात को मतलब एक तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हो इन। जैसे मोबाइल पे आप बात करते हैं, ऐसे कोई बंदा बात कर रहा होता है, बीच-बीच में आप बोलते हैं, "नहीं यार, ये कुछ ऐसा होना चाहिए", ऐसा मतलब टोक वगैरह कर सकते हो बीच में ना। उस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पे दोनों सेंडर हैं, चाहे रिसीवर हैं, वो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर डाटा सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो डाटा कम्युनिकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या आता है, जैसे मोबाइल फ़ोन पे आप बात करते हैं, तो उस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है, उसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। वैसे ही सिम्प्लेक्स पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो सिम्प्लेक्स क्या होती है, जैसे वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, जैसे आप कीबोर्ड से कोई डाटा अपना भेजते हो, कीबोर्ड से डाटा भेजते हो आप सीपीयू के पास। कभी आपने ऐसे सुना कि सीपीयू से डाटा कीबोर्ड के पास आता है? ऐसा नहीं आता है। इसका मतलब है कि कीबोर्ड से जो सीपीयू के पास जो डाटा जाता है, वो भी किस टाइप का डाटा होता है? सर वो हमारे पास सिम्प्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे जो डाटा है, ट्रैवलिंग है, वो सिर्फ़ एक डायरेक्शन में ही हो सकती है, और तभी हम सिम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल भी बोल देते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन-सा ऐसा मोड होता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, तो वो हमारी सिम्प्लेक्स मोड होती है। इसके अलावा हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स सेम हमारा फुल डुप्लेक्स की तरह ही काम करता है, पर मैकेनिज़्म क्या होता है इसमें, एक टाइम पे सेंडर मतलब दोनों में से कोई एक पर्सन ही एक टाइम पे कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वॉकी-टॉकी का, है ना? जो हमारे पास वॉकी-टॉकी होता है उसका एग्ज़ाम्पल आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखते हो ना मूवीज़ वगैरह में, जो पुलिस ऑफ़िसर होते हैं उनके पास एक वॉकी-टॉकी होते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं, जैसे एक पर्सन पुलिस वाले ने कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वो अपने वॉकी-टॉकी से कुछ बोलता है ना? वो इन्फॉर्मेशन जाती है दूसरे पर्सन के पास, और लास्ट में वो अपना कीवर्ड यूज़ करता है ओवर एंड आउट। आपने सुना होगा मूवी में क्या यूज़ करते हैं, ओवर एंड आउट। इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपनी बात पूरी ख़त्म कर दी, ये कीवर्ड होता है कि उसने अपनी पूरी जो बात करनी थी वो उसने ख़त्म कर दी। वो जैसे ही ये पर्सन दूसरा रिसीवर है वो उसको सुन लेता है, उसको लास्ट में वो सुन लेता है ओवर एंड आउट। इसका मतलब है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। अब सेकंड पर्सन है वो चाहता है तो वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। ठीक है? तो इसका मतलब है फिर भी इसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ओवर एंड आउट इसके लिए फर्स्ट पर्सन के लिए इसको फिर से इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली अब देखो कम्युनिकेशन तो दोनों पर्सन कर रहे हैं पर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ एक बार में एक ही पर्सन है वो डाटा भेज पा रहा है और दूसरा रिसीव कर पा रहा है। जब पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई डाटा भेज दिया, पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई डाटा भेज दिया, तो दूसरे ने उसको रिसीव किया। फिर पहले वाला होल्ड पे रहा, अब सेकंड वाले ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और फर्स्ट वाले ने उसको रिसीव किया। इसका मतलब है जो डाटा तो दोनों पर्सन भेज रहे हैं एक-दूसरे को, पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो स्टॉप कर के भेज रहे हैं, मतलब रुक-रुक के डाटा वो भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं दोनों एक साथ ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगर दोनों एक साथ बोलना स्टार्ट कर देंगे वो तो दोनों का डाटा क्या हो जाएगा वहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं।
ओके, तो फुल डुप्लेक्स में तो यही दिक्कत होती नहीं है, फुल डुप्लेक्स में तो दोनों पर्सन है एक ही टाइम पे कम्युनिकेट कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी होती हैं, ये सारा नेटवर्किंग का पार्ट होता है। जैसे आप नेटवर्किंग का भी पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट आता है नेटवर्किंग का। डन, तो इसका आपके पास फुल डुप्लेक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रिंटर। तो प्रिंटर के यहाँ पे कौन-सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है? तो देखो यहाँ पे डुप्लेक्सिंग होती है, मैंने जैसे अभी ऊपर आपको बताया कि अब डबल साइड आपको प्रिंट करना है तो डुप्लेक्सिंग होती है। डीपीआई भी होता है जिसको हम डॉट पर इंच बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या देखते हो कि उसकी रेज़ोल्यूशन कितनी है प्रिंटर की आपकी। है ना? रेज़ोल्यूशन को ही हम क्वालिटी बोल देते हैं, है ना? कि कितनी अच्छी क्वालिटी का वो प्रिंटर है। बाकी पीपीएम उसको स्पीड आती है। स्पीड क्या होती है बेसिकली हो कितने पेजेज़ पर मिनट एक टाइम पे प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेजेज़ प्रिंट कर पा रहा है। पीपीएम को हम क्या बोलते हैं? पेजेज़ पर मिनट, पेजेज़ पर मिनट। ओके, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है सर, प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन है, पर कंट्रास्ट रेशियो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। डन, क्योंकि जो आपका कंट्रास्ट रेशियो होता है ना, ये बेसिकली आपका चलता है मॉनिटर स्क्रीन के लिए। जो आप देखते हैं ना मॉनिटर स्क्रीन, जब आप अपने टीवी को भी कई बार एडिट करते हो तो वहाँ पे कंट्रास्ट रेशियो आपको बताता है कि कितनी आपको कंट्रास्ट रेशियो रखनी है, कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, मीडियम रखनी है। तो वो आप कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मॉनिटर के लिए यूज़ करते हो कंट्रास्ट रेशियो को। प्रिंटर से इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो बाकी सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है प्रिंटर की, पर कंट्रास्ट रेशियो आपकी इसकी बन जाती है मॉनिटर स्किन की। बाकी चलो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि बेटा मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेज़र द रेज़ोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था ना मॉनिटर का, तो इसी से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन-सी यूनिट होती है जिसको आप यूज़ करते हैं? किसके लिए यूज़ करते हैं? सर, जब हमें रेज़ोल्यूशन को क्या करना पड़ता है, एक तरीके से मेज़र करना पड़ता है। तो उसके लिए सर हम कौन-सी यूनिट का सहारा लेते हैं? तो बेटा उसके लिए आप यूज़ करते हो पिक्सेल्स का, ठीक है? पिक्सल का सहारा लेते हो, और कई बार पिक्सल को ही हम क्या बोल देते हैं, पिक्चर एलिमेंट बोल देते हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जब आपको इनका आइडिया होता है तभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक होते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि आप बेसिक क्वेश्चन होता है, पर उसके बारे में अगर आपने थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है, तो आप उसको क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। डन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद, जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं सी लैंग्वेज में, इसको हम किससे स्टार्ट करते हैं? तो सर इसके लिए हम बैक स्लैश का यूज़ करते हैं, मतलब इस टाइप का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है? बैक स्लैश सिंबल का यूज़ करते हैं जब आपको एस्केप सीक्वेंस का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम, वैसे हमने अभी तो 2 ही लेक्चर पढ़े हैं सी लैंग्वेज के, जैसे-जैसे हम आगे कवर करेंगे उसको तो आपको ये सारे आइडिया क्लियर हो जाएँगे। बस अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा टेस्ट सीरीज़ का भी काफ़ी चल रहा है, इन बच्चों का भी, बच्चे टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं इसी हिसाब से बनाने पड़ रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ओवरऑल हेल्प मिल सके। अब ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपसे स्किप हो जाए, आपको ओवरऑल हेल्प मिल सके, उस टाइम के क्वेश्चंस हैं वो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम चला जाता है उस चक्कर में। तो बाकी टीम उस चक्कर में लगी ही हुई है, ऐसा नहीं है कि सर सी के हमारे 2 ही लेक्चर हुए हैं, आगे नहीं करवाएँगे। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो बैकस्लैश जब आप करवाऊँगा मैं आपको, तो आपको मैं करवाऊँगा बैकस्लैश एन करके। इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन, ठीक है? न्यू लाइन कैरेक्टर इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, कई बार हम इसको मतलब न्यू फीड करके भी बोलते हैं। एक दूसरा नाम भी आता है, फीड लाइन करके आता है, या फिर न्यू फीड करके आता है। 3-3 नाम होते हैं एक ही चीज़ के। बस आपने ये समझना है कि अब जब आपको कोई डाटा नई लाइन से स्टार्ट करना है, तब आप इस कैरेक्टर सीक्वेंस का सहारा लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, डन। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। बाकी जैसे मैं आपसे पूछूँ, कैसे कौन-सा एस्केप सीक्वेंस होता है जिसकी हेल्प से आप हॉरिज़ॉन्टल टैब देते हो, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल टैब देने के लिए हॉरिज़ॉन्टल टैब देने के लिए, तो टैब देने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? बैकस्लैश टी का यूज़ करते हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के साथ थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो यहाँ पे आपको ऐड करवा दिए। इनको क्या करना है, कॉपी पे आपने नोट कर लेना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द सी लेटर स्टैंड इन सीएमवाई के कलर मॉडल? अब सबसे पहले आपने तो ये चीज़ याद रखनी है कि बेटा एक तो आपका मॉनिटर स्क्रीन आता है, जिसको आप कंप्यूटर की स्क्रीन बोलते हो, कंप्यूटर स्क्रीन। दूसरा आपका बन जाता है प्रिंटर का। दूसरा आपका बन जाता है प्रिंटर का। देखो, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन की बात करोगे, तो उस टाइम पे जो आपकी कलर कोडिंग चलती है, वो आपकी चलती है आरजीबी।
ओके? उस टाइम पे जो आपकी कलर कोडिंग जो चलती है वो आरजीबी पर चलती है। पर जब आप प्रिंटर की बात करते हो, तो प्रिंटर की जो कलर कोडिंग होती है वो चलती है सीएमवाई के। डन? कल को मैं आपसे पूछूँ बेटा बताओ कलर कोडिंग फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, तो आप बोलेंगे सर आरजीबी का हम यूज़ करते हैं, है ना? जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और वैसे ही जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर का कलर बेसिकली जो क्योंकि प्रिंटर एक्चुअल में क्या करता है वो हमें एक्चुअल प्रिंट निकाल के देता है, तो उसका जो कलरिंग मॉडल होता है वो अलग होता है। उसका कलरिंग मॉडल होता है हमारे पास सीएमवाई के। सी स्टैंड फॉर हमारे पास क्यान, इसको हम बोलते हैं क्यान। एम से हम क्या बोलते हैं इसको मैजेंटा, ठीक है? मैजेंटा कलर होता है। वाई से आपका येलो कलर होता है और के से आपका की कलर होता है। और की को ही हम क्या बोल देते हैं जो आपका KEY की होता है, इसको हम क्या बोलते हैं ब्लैक कलर बोलते हैं। एक्चुअल में की होता है नाम इसका, पर देखा जाए तो ये हमारा कौन-सा कलर होता है सर, ये हमारे पास ब्लैक कलर होता है। तो ये आपने समझना होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के लिए आरजीबी कलर मॉडल चलता है, प्रिंटर के लिए आपका सीएमवाई के कलर मॉडल चलता है। अब उस क्वेश्चन में वापस आते हैं कि जो हमारा सी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो सी आपका स्टैंड फॉर क्यान, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने समझनी है, रटने की कोई चीज़ नहीं है, रटने के लिए नहीं आए हो आप यहाँ पे। आपने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है ये। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर? एड्रेस ऑपरेटर के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? सर एम्परसैंड का सहारा लेते हैं। या आप जब सी लैंग्वेज अभी हम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपके आपके पास एड्रेस ऑपरेटर होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं बेसिकली जो आपके पास एड्रेसेस होते हैं, अगर आपको उनको उनके साथ डील करना है ना? तो उनके साथ अगर डील करना है या फिर एड्रेसेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी एड्रेस पे जाना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? एम्परसैंड सिंबल का सहारा लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। बाकी एस्टेरिस्क सिंबल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली जब हम पॉइंटर का कांसेप्ट पढ़ते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? डीरेफरेंस या फिर इंडिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है? दोनों चीज़ लिख लेना, क्योंकि ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन के साथ याद आ जाते हैं, तो उनको आप नोट कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम डीप रेफरेंस, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो इन डायरेक्शनल ऑपरेटर, इन डायरेक्शनल ऑपरेटर। क्योंकि देखो होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको सिंपल दिए होंगे पर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे होंगे। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने क्या पढ़ा होगा? मैक्सिमम ने पढ़ा होगा कि सर एस्टेरिस्क सिंबल होता है हमारे पास डी रेफरेंस का। पर मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने क्या डाल दिया? बेटा बताओ अ, ऐसा कौन-सा सिंबल है सी लैंग्वेज में जिसको हम इन डायरेक्शनल ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं या फिर उसको हम इन डायरेक्शनल ऑपरेटर बोलते हैं। तब 99% बच्चे वहाँ से बाहर हो जाएँगे। क्योंकि उन्होंने ये नॉर्मल बुक्स में उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता ये चीज़ें, है ना? तो इन डायरेक्शनल ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं? एस्टेरिस्क सिंबल को बोलते हैं। तो जिन्होंने इस चीज़ को लिख लिया, नोट कर लिया, उनके लिए तो ये 99% से 1% वो आगे हो गए। ऑब्वियसली वो ऑटोमैटिकली उनसे आगे हो गए, क्योंकि 99% बच्चों को ये कांसेप्ट नहीं पता होता है। डन? तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो सर जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे सी हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बाकी हमारे पास केबीपीएस इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर किलो बिट्स पर सेकंड। ये बेसिकली डाटा ट्रांसफर रेट होता है। ये केबीपीएस क्या होता है हमारे पास? सर डाटा ट्रांसफर रेट होता है। डाटा ट्रांसफर हमारे पास क्या होता है? रेट होता है। जैसे मैंने आपको एक डिवाइस पढ़ाया था, ठीक है? मैंने आपको याद हो आपको मैंने एक डिवाइस पढ़ाया था, कौन-सा डिवाइस था वो? बेसिकली मैंने आपको एक डिवाइस पढ़ाया था नेटवर्किंग का। आई थिंक माइट पॉसिबली मैंने आपको मॉडेम के बारे में बताया था। तो मॉडेम की जो एक एक तरीके से हमारे पास स्पीड होती है, उसको मेज़र किसमें किया जाता है? उसको भी हमारे पास बीपीएस में मेज़र किया जाता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड हम इसको बोलते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मॉडेम को मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे के जो लेक्चर या फिर पीछे की जो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं उनको वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस? देखो रनिंग प्रोसेस के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था हम किसका सहारा लेते हैं? पीएस का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब प्रोसेस को किल करने के लिए, रोकने के लिए हम किस कमांड का सहारा लेते हैं सर? किल कमांड का सहारा लेते हैं। डन? ये सारी चीज़ें हमने क्या करी हैं, पहले से ही करके रखी हैं। बाकी देखो यहाँ पे प्रोक दे रखा है। तो प्रोक एक्चुअल में क्या होता है जब आपको वर्चुअल फाइल सिस्टम की सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखनी होती है। ये ऐसी कमांड होती है जो काफ़ी रेयरली यूज़ की जाती है। तो इसको नोट करना तो ऐसे कर लेना कि सर हमारे पास जो वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है, वर्चुअल फाइल सिस्टम कंटेनिंग कंटेनिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन,
सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था। बस आपको जो एक्स्ट्रा जो मैंने बोल रहा हूँ, आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, नोट करके लिख लेनी है, ठीक है? बाकी एलएस एलएस आपको पता है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज़, ठीक है? लिस्ट फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज़ उसको चेक करने के लिए एलएस कमांड का हम यूज़ करते हैं। ये तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। फिर मैं आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, fill in the blank is a network service to resolve the human readable domain name into IP एड्रेस। देखो, डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है? सर हमारे पास डीएनएस सर्वर है, वो काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। डन। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा सर, डीएनएस तो आपने हमें बता दिया, व्हाट इज द पोर्ट नंबर? इसका पोर्ट नंबर क्या होता है ना? पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका रास्ता क्या होता है जहाँ से जो आपका डोमेन है उसको आईपी मिलती है, तो उसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हाँ बेटा, उसका रास्ता होता है। कितना होता है? रास्ता नंबर 53, ठीक है? रास्ता नंबर 53। डन। कि जब आप अपने कंप्यूटर से, ब्राउज़र से जब भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, मान लेते हैं आपने लिखा है www.google.com, आपने ये लिखा, आपने तो ये लिखा, पर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? ये जाती है सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर के पास वो जाती है। डीएनएस सर्वर के पास कौन-सा रास्ता होता है? रास्ता नंबर 53, ठीक है? रास्ता नंबर 53 के पास ये जाता है www.google.com। वो देखता है अपने सर्वर के अंदर। अच्छा, वो देखता है आप क्या ढूँढ रहे हो? आप ढूँढ रहे हो www.google.com आप ढूँढ रहे हो। अच्छा, इसका आईपी एड्रेस क्या है? इसका आईपी एड्रेस मान लेते हैं 128.1.0.10 ऐसे करके इसका आईपी एड्रेस है। तो वो क्या करता है, आपको ये वाला आईपी, मतलब आपको एक क्या करता है, ये वाला आईपी आपको देता है और आपके ब्राउज़र को ये वाला आईपी क्या करता है, रिवर्ट बैक में भेज देता है। तो जैसे आप ये चीज़ सर्च करते हो, तो ये रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर क्या करता है, ये देखता है कि ये वाला जो एड्रेस आपने लिखा है, इसकी आईपी क्या है? तो इसकी आईपी ये वाली इसकी आईपी है। इस आईपी के थ्रू आपको क्या कर देता है, उस आईपी का एड्रेस के थ्रू उस आईपी के ऊपर जाता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से कलेक्ट करके आपको बेसिकली आपके ब्राउज़र के ऊपर वो डिस्प्ले कर देता है। उसके बिहाफ़ पे फिर आगे जो आप सर्च कुछ करना है वो आप वहाँ से कर सकते हो। बेसिकली जो भी चीज़ें हम देखते हो ना, लिंक वगैरह जो भी आप क्रिएट करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, वो सबसे पहले उसके आईपी पे जाता है, मतलब डीएनएस सर्वर के पास जाता है। डीएनएस सर्वर उसका एक्चुअल एड्रेस देखता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। फिर उस आईपी एड्रेस पे वो जाता है और उस आईपी एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें वापस करके हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा डीएनएस काम करता है। बाकी इसके अलावा देखो यहाँ पे एसएनएमपी दे रखा है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हमें आईपी एड्रेस देता है। जो भी हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं ना, वो आईपी एड्रेस हमें कौन देता है? गूगल का तो चलो अपना अलग आईपी एड्रेस है, वो तो गूगल की अपनी कंपनी ने उसको एलोकेट किया है। गूगल के सर्च इंजन के लिए। पर जो हम मोबाइल में अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर में अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमें भी तो अपने आईपी एड्रेस चाहिए होता है ना, तो हमें आईपी एड्रेस कौन देता है? तो हमें एक डीएचसीपी सर्वर होता है, वो हमें आईपी एड्रेस देता है, जिसको हम डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके अलावा आईसीएमपी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये यूज़ किया जाता है जब आपको रिपोर्ट बेसिकली एरर वगैरह डिटेक्ट करना होता है ना? तो एरर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए हम आईसीएमपी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे हम आईसीएमपी का एक प्रोटोकॉल होता है पिंग, पिंग काफ़ी बार यूज़ करते हैं, है ना? पिंग कमांड हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो वो भी एक टाइप का हमारे पास आईसीएमपी एक तरीके से एरर रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, यहाँ बात करें कि यहाँ पे इनमें से कौन-सा जो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन-सी है? तो ये देख अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे कौन-सा बन जाएगा? थंडरबोल्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो, फाइलज़िला क्या है? फाइलज़िला अभी तो शायद मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा। बेसिकली हमारे पास एक एफटीपी है ये। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट है ये। एफटीपी क्लाइंट होता है, ठीक है? इसके हेल्प से आप क्या करते हैं, एक किसी जगह से दूसरी जगह जब आपको कोई फाइल भेजनी होती है, तो आप क्या करते हैं, फाइलज़िला का यूज़ करते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक क्लाइंट है। बाकी वायरशार्क, वायरशार्क एक एक तरीके से हमारे पास नेटवर्क पैकेट एनालाइज़र होता है। मैंने क्या बताया था, हमारे पास एक लिनक्स होता है ना, लिनक्स का वर्ज़न कौन-सा होता है? काली लिनक्स, है ना? काली लिनक्स का एक टूल है एक, उसका टूल कौन-सा है हमारे पास? वायरशार्क। तो वायरशार्क की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से सर हम नेटवर्क पैकेट को एनालाइज़ करते हैं कि उस नेटवर्क में जो भी डाटा जा रहा है,
तो नेटवर्क में हम जो भी डाटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क के जो पैकेट्स होते हैं, उनको अगर एनालाइज़ करना है, ठीक है? तो नेटवर्क पैकेट एनालाइज़र इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, इसको आप नोट कर लेना। नेटवर्क पैकेट एनालाइज़र हम किसको बोलते हैं? मतलब विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क पैकेट्स को एनालाइज़ कर सकते हैं और ये हमें काली लिनक्स जो हमारे पास लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है एक, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वैसे हमारे पास मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, सर ये हमारे पास ब्राउज़र है ना? किसने बनाया है? सर मोज़िला ने इसको बनाया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो जैसे थंडरबोल्ट आ गया यहाँ पे, तो थंडरबोल्ट किसका है? सर ये हमारे पास मोज़िला का है। कल को यही बोल दिया कि जो आपके पास ईमेल क्लाइंट है मतलब मोज़िला का वो क्या है? तो वो थंडरबर्ड होता है। वैसे ही जब रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने एमएस माइक्रोसॉफ्ट का बताया था। माइक्रोसॉफ्ट का कौन था हमारे पास ईमेल क्लाइंट? तो सर हमारे पास आउटलुक है वो, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है। वैसे अगर मैं गूगल की बात करूँ तो गूगल का कौन-सा है? तो सर गूगल का जीमेल है। डन? तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चन के साथ जो चीज़ें रिलेट होती हैं, वो सारी हमने कवर करनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कांस्टेंट मैनर। तो ये हमें कौन देता है? ये मैंने आपको बताया था, ये हमें देता है आईएएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये मैंने शायद आपको करवाया भी था कि हमें आईएएनए हमें क्या देता है? हमारे जो पब्लिक आईपीज होते हैं वो फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर के तरह से एलोकेट करने का काम करती हैं। ठीक है? बाकी देखो यहाँ पे IEEE, ठीक है? यहाँ पे वैसे यहाँ पे आई 4 बार ई कर दिया, पर जैसे IEEE हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर हार्डवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं, ठीक है? IEEE क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ, या तो कोई आपका हार्डवेयर होगा या तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कोई अपना यूनिक नंबर होता है ना, तो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर दिए जाते हैं, तो वो हमें IEEE देता है। बाकी हमारे पास IETF होता है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास ये ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेट, अब इसका इसका चलो आप फुल फॉर्म चेक कर लेना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अब मेरे माइंड में स्किप हो गई इसकी। पर बेसिकली हमारे पास यूज़ की जाती है जब हम इंटरनेट स्टैंडर्ड वगैरह डेवलप करते हैं ना, वहाँ पे ये जो टास्क फोर्स होती है वो वर्क करती है, ठीक है? अब ई से एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं इसको। तो बेसिकली हमारे पास TCP IP जो होते हैं उनको एलोकेट करने के लिए या फिर बनाने के लिए हम IETF का हम सहारा लेते हैं। फिर W3C इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना? ये इसका काम होता है। बेसिकली जो हमारे पास एक तरीके से जो हमारे पास HTML के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सेट कर कौन करता है? जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं ना HTML, तो HTML के जो लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सेट कौन करता है? उनको सेट करती है ये संस्था, जिसको बोलते हैं W3C। इसकी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आई थी। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। डन? तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है? अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज़ जीपीएल मीन इन अ फ्री सॉफ्टवेयर? जीपीएल का मतलब क्या होता है? देखो, जी स्टैंड फॉर हमारे पास जीएनयू और पीएल स्टैंड फॉर पब्लिक लाइसेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सर कौन-सा राइट आंसर बन जाएगा? पब्लिक लाइसेंस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? जीएनयू पब्लिक लाइसेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा। डन? तो ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है? आपने कॉपी पे नोट करके लिखनी होती है। बेसिकली जो हमारे पास जीएनयू पब्लिक लाइसेंस होता है ना, ये ऐसे बोल सकते हो कि सर ये हमारे पास एक वाइडली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, जो गारंटी करता है, किस चीज़ को गारंटी देता है ये? कि जो हमारे पास एंड यूज़र होंगे, उनके पास पूरी की पूरी फ्रीडम होगी कि वो उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप एक तरीके से अ एक टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है? ओएसएस जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप एक लाइसेंस पढ़ेंगे। कौन-सा लाइसेंस पढ़ेंगे? जीपीएल लाइसेंस पढ़ेंगे। जीपीएल स्टैंड फॉर जीएनयू पब्लिक लाइसेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? जब आपके पास जीपीएल का लाइसेंस होगा, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से बेसिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे? सर इसकी हेल्प से मान लेते हैं मैंने अपना एक कल को एक सॉफ्टवेयर बना दिया। सपोज़ करने के लिए मान लेते हैं मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया, कॉम्प एजुकेटर करके एक मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है? अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, इसके लिए मैंने एक लाइसेंस ले लिया, कौन-सा? जीपीएल का लाइसेंस ले लिया। मतलब मैंने ये बोला कि मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ये पब्लिक रहना चाहिए। इसको हर एक पर्सन है उसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। तो जैसे मैंने सर ये वाला लाइसेंस लिया,
जीपीएल का लाइसेंस लिया, इससे मुझे क्या-क्या बेनिफिट मिल गए? इससे मुझे ये बेनिफिट मिल गए कि जब मैंने ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया, इसने मुझे गारंटी कर दी। किस चीज़ के लिए गारंटी कर दी? कि जो मेरे एंड यूज़र्स होंगे, एंड यूज़र कौन होंगे? जैसे आप बच्चे सारे एंड यूज़र हैं। एंड यूज़र को मैंने क्या कर दिया? इनको मैंने फ्रीडम दे दी। इस लाइसेंस के अंडर क्या होता है कि आपको मैंने फ्रीडम दे दी कि आप जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको आप रन कर सकते हो या फिर इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो कि मैंने इसको कैसे बनाया है, कैसे मैंने इसको कोड किया है। इसके अलावा आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों दोस्तों के साथ। मैं कभी रोकूँगा नहीं कि आपने दूसरे पर्सन को क्यों ये चीज़ डॉक्यूमेंट भेजी। इसके अलावा उस सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बनाया है, आपने बोला सर इसमें थोड़ी कमियाँ हैं, आप इसको क्या कर कर सकते हो, आप इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक लाइसेंस होता है जो हमें ये सारे राइट देता है। ये सारे हमें राइट देता है। कल को हमारे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने एक्चुअल में जो मैंने ब अपना सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने इसको जीपीएल के अंदर ही रखा था। कल को मैं चाहूँ, मैं भी आपके अंदर केस नहीं कर सकता हूँ आपके ऊपर क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि जो आपने ये लाइसेंस लिया है, ये जीपीएल के अंदर लिया है। और जीपीएल हमें राइट देता है कि आप जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो। डन? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एक कांसेप्ट पढ़ते हो ना, उसके साथ रिलेट करते हैं। फिर हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। देखो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास देखो 0 से लेके 9 तक तो नॉर्मल चलते हैं। फिर हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ। अब सिर्फ आपने ये देखना होता है ऐसा नंबर जो ए बी सी डी एफ से बड़ा है कोई यहाँ पे ऐसे नंबर? देखो यहाँ पे सी डी ई ये तो है, इसका मतलब ये तो ठीक है। बी सी डी ये भी है, बी सी डी भी होता है। ई एफ जी, देखो जी नहीं होता है। जी कहाँ होता है यहाँ पे? देखो दिख रहा है आपको कहीं यहाँ पे जी? इसमें ए बी सी डी ई एफ है, जी नहीं होता है। बाकी देखो डी ई एफ भी होता है। तो इसका मतलब है सर हमारे पास इनवैलिड या फिर नॉट अ वैलिड कौन-सा बन जाएगा? थर्ड हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या काम करता है? सर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम? शेषफल बोलते हैं हिंदी में। तो शेषफल हमें रिटर्न करता है, उसको हम सी लैंग्वेज में कौन से ऑपरेटर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं? तो सर उसके लिए हम सी लैंग्वेज में जो हमारा परसेंटेज का सिंबल होता है, ये हम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल सर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया 10 मॉडुलस ऑपरेटर 3। इसका मतलब क्या होगा? आपका सिस्टम क्या करेगा? 10 को डिवाइड करेगा 3 के साथ। तो 3 3 का 9, रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसका मतलब है आपके पास आउटपुट में कितना आएगा? आपकी जो आउटपुट होगी उसमें कितना आएगा? उसमें आपको सर 1 रिटर्न होके मिलेगा। क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो क्या देता है? सर हमेशा हमें शेषफल देता है। जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो रिमाइंडर। ठीक है? तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ट्रुथ टेबल नोर ऑपरेशन। तो नोर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे कौन-सा यहाँ पे ट्रुथ टेबल है उसको आप चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले नोर का मतलब क्या होता है? जो आपके पास नोर होता है, इसका मतलब होता है नॉट और। नॉट प्लस आपका और गेट, ये दोनों इकट्ठे होके जब इकट्ठे होके काम करते हैं तब इसको हम नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है? अब आपको बेसिकली और गेट पता होना चाहिए। सर और गेट क्या होता है? और गेट बोलता है जब भी आप किन्हीं 2 चीज़ों को प्लस करोगे तो वो आएगा आपका और गेट। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे देख लो, जब आपके पास क्या होगा ए बी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसकी क्या आएगी बेसिकली आउटपुट आएगी। ठीक है? यहाँ पे 0 0 0 1। एक सेकंड यहाँ पे इसको बड़ा करके बना देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके समझा देते हैं आपको। ठीक है? तो आपके पास क्या था यहाँ पे नॉर। ठीक है? नॉर क्या आता है हमारे पास? जब हम सर हमारे पास नॉट गेट प्लस हमारे पास जो और गेट होता है वो दोनों हमारे इकट्ठे वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर हमारे पास? सबसे पहले हमें और गेट के बारे में पता पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा और गेट होता है उसमें क्या होता है बेसिकली, सर हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं ए, बी और लास्ट में उसकी कोई आउटपुट निकल के आती है ना? आउटपुट की मान लेते हैं y इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है? ये क्या होती है इसकी आउटपुट वहाँ पे हमारे निकल के आती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ मतलब थोड़ा एक बेसिकली आइडिया दे देंगे होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो हम सिंपली यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के वे में बता दूँगा और इसके वे में बता दूँगा ताकि आपको ईज़िली वो चीज़ समझ आ जाए कि कैसे वो वर्क करती है। ठीक है? तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास क्या होती है बेटा डायग्राम होती है इसकी और गेट की। पहले हम और की डायग्राम बताता हूँ आपको ताकि आपको नो और ईज़िली बाद में समझ आए। आपके पास कुछ ऐसी करके डायग्राम होती है। ठीक है? ऐसे करके एक डायग्राम होती है।
इस टाइप की जो डायग्राम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओर गेट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 वैल्यू होती हैं ए, बी और लास्ट में इसकी एक आउटपुट निकल के आती है। और जो आउटपुट आती है उसको हम लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। डन। ये हमारे पास क्या बन जाती है, ओर गेट की हमारे पास एक पूरी की पूरी जो मैकेनिज़्म होता है वो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है? तो इसको आप नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे बताता हूँ आपको मैं। ठीक है? आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो होता क्या है इस चीज़ को, सबसे पहले क्या है यहाँ पे ए, बी और यहाँ पे जब हम ए, बी को, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, इनपुट कितनी है सर हमारे पास इनपुट 1 है और इनपुट हमारे पास कितनी है 2 है। और मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, जब भी हमारे पास इनपुट में 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो बाइनरी में उसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना बन जाता है हमारे पास सर, 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसका मतलब है जब हमारे पास 2 कोई इनपुट वैल्यूज़ होंगी, है ना? जैसे यहाँ पे 2 इनपुट वैल्यूज़ होंगी, तो कंप्यूटर की कॉन्टेक्स्ट में उसके कितने पैटर्न हम बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। फिर 4 कौन-कौन से बनेंगे? तो देखो सबसे पहले 0-0 आता है बेटा, है ना? उसके बाद आप क्या बना सकते हो? 0-1 बना सकते हो। उसके बाद क्या बना सकते हो? सर 1-0 भी बना सकते हो और लास्ट में आप क्या बना सकते हो? 1-1 भी बना सकते हो। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन गए सर, 4 हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। अच्छा सर, ये हमें समझ आ गया। अब सर नोर गेट क्या काम होता है, सॉरी ओर गेट क्या काम करता है? ओर गेट बोलता है जब भी आप कोई वैल्यू मेरे पास दोगे, है ना? जब भी आप मुझे कोई वैल्यू दोगे, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली उन दोनों वैल्यू को प्लस कर दूँगा। ठीक है? तो देखो 0 प्लस 0 क्या होता है? सर हमारे पास 0 होता है। तो इसका मतलब है जब हम ए की वैल्यू हम 0 देंगे, बी की वैल्यू भी हम 0 देंगे, तो लास्ट में हमें आउटपुट में कितना आएगा? y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0, तो वो कितना आता है हमारे पास? 0। ठीक है, डन, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है सर, ये हमें लग गया पता। अब सेकंड केस क्या बनता है, जब ए की वैल्यू हमारी 0 है और बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो देखो जब आप 0 प्लस 1 करोगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। इसके अलावा अगर आप उल्टा कर लो, ए में आपने 1 वैल्यू पास कर दी, बी में आपने 0 वैल्यू पास कर दी, तो 1 प्लस 0 तब भी कितना आएगा सर, हमारा 1 आएगा। ठीक है? तो ये यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। इसके नेक्स्ट जो केस आता है, जब आपने ए में भी 1 दिया, बी में भी आपने 1 दिया, इसका मतलब है जब दोनों वैल्यू हमारे पास दोनों में पावर होगी, ठीक है? बेसिकली में जो 1 होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, +5 वोल्टेज बोल देते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, करंट ही पास हो रहा था ना, कि एक में करंट जा रहा है, एक में करंट नहीं जा रहा होता है। पर जब हमारे पास ओर गेट में दोनों में करंट पास होता है, जिसको हम किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ए से या फिर 1 से रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो जो लास्ट में आउटपुट कितनी आएगी, वो भी हमारे पास 1 ही आएगी। इसका मतलब होता है कि सर जब हम ओर गेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, 0 सिर्फ़ तभी आता है, मतलब पावर कम तभी होती है जब दोनों वैल्यू में से किसी के पास भी एनर्जी नहीं होती है। तभी हमारा लास्ट में 0 आता है, अदरवाइज़ बाकी सभी के लिए हमारे पास जो पावर होती है कुछ ना कुछ जनरेट होती है, जिसको हम किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं, 1 से हम उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। ठीक है? डायग्रामेटिकली वे में भी आपने देख लिया कि कैसे वो वर्क करता है, और उसी का ये जो आपने इस साइड देखा ना, ये जो पूरी चीज़ देखी, इसको हम बोल देते हैं ट्रुथ टेबल। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रुथ टेबल। तो यही एग्जाम में आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अब ये किसका था, और गेट का था। अब और के अलावा एक और गेट होता है, उसको आप समझ लो, उसको हम बोल देते हैं, और गेट के अलावा एक आपका और होता है, उसको हम बोल देते हैं, एक सेकंड में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम और गेट का एक छोटा-सा साइड में बना देता हूँ उसके लिए, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। इसकी आपकी आउटपुट कितनी आई थी? 0, 1, 1, 1। ठीक है? ये किसका था आपके पास सर, जो हमारे पास जो और गेट है। दूसरा गेट कौन-सा आपने पढ़ना है? नॉट गेट। नॉट गेट क्या काम करता है? नॉट गेट सिंपली हमारे हम क्या करते हैं, उसका सिंबल इस टाइप का होता है। ठीक है? नॉट गेट आपका कुछ इस तरीके का होता है। इसका मतलब है कि सर जब हम, अब हमारे पास ए की सिंगल वैल्यू है ए, तो ए को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो जैसे मैंने बताया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, सिर्फ इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कौन-कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक तो मैंने ए कर दिया और ए को हमने नोट कर दिया, ठीक है? ए नोट करने, बेसिकली जब आप नोट सिंबल पढ़ते हो तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो ए के ऊपर ऐसे ही यूज़ करोगे, या तो उसको ए को ऐसे यूज़ करोगे, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करोगे, या तो उसको ए को आप डैश करके यूज़ करोगे। अलग-अलग ऑथर्स ने ना अलग-अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन रखा है। कई बार वो ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कई बार कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा, कई बुक में ऐसा लिखा होगा। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने बस जो कांसेप्ट होता है वो उस पे ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि सर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, या तो सबसे पहले 0 होगा, या तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0-1 बन सकता है। तो जब 0 उसमें हमने ए के अंदर वैल्यू पास की,
जब मैंने a के अंदर 0 वैल्यू पास करी तो इसने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है इसने क्या कर दिया, 0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। इसका मतलब है 0 के केस में इसका नॉट गेट की आउटपुट के में क्या आएगा, इनपुट में अगर 0 है नॉट गेट में तो आउटपुट में कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे ही दूसरा केस, अगर इनपुट में मैंने 1 सेट कर दिया तो आउटपुट में मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या करता है बेसिकली, ये इन्वर्ट कर देता है। तो जब कोई हमारा गेट इन्वर्जन का काम करता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्ट गेट भी बोल देते हैं। कि कल को मैं आपसे बोलूँ बेटा ऐसा कौन-सा गेट है, उसको आप इन्वर्ट गेट बोलते हो, तो वो सर हमारा नोट गेट होता है। डन? अब आपने दोनों चीज़ें समझ ली कि OR कैसे काम करता है, नोट कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गेट। जब आप इन दोनों गेट को कंबाइन कर देते हो तब क्या केस बनता है? आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली, नोट क्या होता है, OR क्या होता है। अब आपने क्या समझना है, जब आपने क्या किया, नोट मतलब OR गेट के साथ आपने क्या कर दिया, नोट गेट को यूज़ कर दिया कंबाइन करके, जिसकी हेल्प से आपका कौन गेट बन गया, नोर गेट बन गया। इसका मतलब है इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, कुछ इस वे में इसकी डायग्राम बनेगी और लास्ट में इसका जो नोट का ये वाला जो सिंबल है, गोला सा मैं लगा रहा हूँ ना, तो ये गोला सिंबल किसको बताता है, ये नोट को बताता है। और बाकी जो डायग्राम है वो किसकी है, सर हमारी OR गेट की है। तो जो आपकी इस टाइप की जो डायग्राम बनती है, इसी डायग्राम हम किस क्या बोल देते हैं, इस पूरी डायग्राम को इकट्ठा होके कंबाइन होके हम कौन-सी डायग्राम बोल देते हैं, सर ये हमारे पास नोर गेट की डायग्राम बन जाती है। ठीक है, डायग्राम हमने सीख ली कैसे बनी, कैसे वो इम्प्लीमेंट हुई। अब इसके ट्रुथ टेबल पे चलते हैं। अब क्या चलते हैं, इसके साथ ट्रुथ टेबल पे चलते हैं। वही 4 केस कौन-कौन से थे हमारे पास, ए, बी और यहाँ पे सबसे पहले हम और की इम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, जब हमें नोर इम्प्लीमेंट करना है ना, नोर का मतलब क्या है, आपको और की जो आउटपुट आई है उसको आपने उल्टा कर देना है, उसको नोट कर देना है। तो आपको और की आउटपुट पता ही है, तो आपने जैसे और की आउटपुट आएगी आपको, आपके ने क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। तो वो आपकी किसकी बन जाएगी, नोर की आउटपुट बन जाएगी। इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। अब देखो, जब आपने OR गेट निकाला था, OR गेट कैसे निकाला था? दोनों को आपने प्लस किया था, तो 0, 0 तो 0 ही होता है और बाकी सभी में कितना होता है? 1 होता है। अब NOR में क्या होता है? NOR में यही वैल्यू उल्टी हो जाएँगी, है ना? NOR में क्या होता है? इसके आगे नोट गेट लग गया ना, नोट गेट। तो नोट गेट क्या काम करता है? जो इसके पास वैल्यू आप दोगे इनपुट में, वो उसको उल्टा कर देगा। तो इनपुट में कितना है? यहाँ पे 0 है, तो 0 को कितना कर देगा ये? 1 कर देगा। वैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 का कितना कर देगा? 0 कर देगा। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या कर देगा? 0 कर देगा। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या कर देगा बेटा? वो 0 कर देगा। तो ऐसे करके जो आपका OR है, बेसिकली नोर गेट है, उसकी आउटपुट ये वाली आएगी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये वाली आपकी आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगी। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ बोला कि इसमें नोर ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल कौन सा है? अब आप मुझे खुद बताओ कि सबसे पहले जो 0 इसमें आएगा, बाकी सभी में बेसिकली सबसे पहले ट्रू आएगा। ठीक है, 1 स्टैंड फॉर हमारे पास ट्रू। ठीक है, जो आपका 1 है वो ट्रू के लिए है और जो आपका 0 है वो किसके लिए, आपके पास फॉल्स के लिए है। ठीक है, बाकी सिंपली आपको ये देखना है कि ये केस कहाँ पे बन रहा है कि उसमें एक ट्रू है और बाकी सारे हमारे पास फॉल्स हैं। तो वो हमारे पास किस में बन रहा है, सर हमारे पास जो बी नंबर का केस है वहाँ पे ये बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 0, 0 इसके लिए हमारे पास कितना बन गया, 1 बन गया। देखो यही है ना, यहाँ पे नॉर गेट में है, जब आपके पास इनपुट दोनों 0 हैं तो आपके पास नॉर में आउटपुट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, मतलब दोनों फॉल्स हैं तो इसके पास कितना आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो वही यहाँ पे है कि दोनों जब फॉल्स हैं तो ट्रू हो रहा है, जब दोनों में से मतलब एक फॉल्स ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा और ट्रू ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा। डन? क्योंकि इसने क्या किया, बेसिकली हमारे पास OR गेट था, OR गेट का ही OR गेट में आगे नोट लगा दिया है, उसकी हेल्प से उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें समझनी है, ये सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है? तो मैंने तभी इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि आपके जो 2-3 जो टॉपिक्स होते हैं गेट्स के वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है? फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट? देखो परमानेंट जब आपको डिलीट करनी होती है किसी फाइल की तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हो। पता नहीं कितनी बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सी यहाँ पे बेटा आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? तो हाइपरलिंक अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप ए टैग का यूज़ करते हो, है ना? एंकर टैग जिसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम? सर एंकर टैग हम इसको बोलते हैं। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन-सा ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको यूज़ किया जाता है ए टैग के साथ, जिसकी हेल्प से आप कोई यूआरएल को स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्ज़ाम में
फिल इन द ब्लैंक, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद एंकर टैग, बेसिकली ए टैग जिसको बोलते हैं, टू स्पेसिफाई, किस चीज़ को स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई द यूआरएल, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके लिए आप किसका सहारा लेते हैं, तो सर इसके लिए हम एचरेफ एट्रीब्यूट का सहारा लेते हैं। पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना कि सर एचरेफ का हम सहारा लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई यूआरएल है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। सर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ले लूँ, आपने ले लिया यहाँ पे एंकर टैग, ए टैग आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ए टैग आपने बना दिया, ए के अंदर आपने एचरेफ डाल दिया। अब एचरेफ के अंदर मान लेते हैं मैंने एक ऐसा लिंक बनाना था कि जिसकी हेल्प से आप गूगल के पेज के ऊपर चले जाओ, तो मैंने बना दिया एचरेफ के अंदर www.google.com, ये मैंने बना दिया एचरेफ के अंदर, डन। और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि क्लिक हियर टू ओपन गूगल, क्लिक हियर टू ओपन गूगल। ठीक है, इसके बाद आपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ब्राउज़र के ऊपर इसको देखोगे तो आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, आपको ये वाला हिस्सा लिखा हुआ दिखेगा, सिर्फ ये वाला, क्लिक हियर टू ओपन। इसके नीचे ऐसे एक लाइन होगी और यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू ओपन गूगल, ओपन गूगल। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे चले जाओगे, आप गूगल की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे, बेसिकली गूगल का जो सर्च इंजन है वहाँ पे आप चले जाओगे। ठीक है, तो जो ये वाला जो लिंक था, इस लिंक बेसिकली यूआरएल ही है ना ये, तो यूआरएल कहाँ लिखते हैं सर, हम एचरेफ एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर, जो हमारा एंकर टैग होता है, एंकर टैग के अंदर एचरेफ एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम इसको लिखते हैं। डन। तो ये सारी चीज़ ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो कौन सा असेंशियल प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं होता इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोटोकॉल हमें ज़रूरी होता है, मीडियम हमें चाहिए होता है, मैसेज भी ज़रूरी होता है, पर प्रोग्राम कोई असेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्टर इज यूज फॉर यूटीपी केबल। तो यूटीपी हमारे पास जो केबल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं, उसके लिए सर हम किसका सहारा लेते हैं, उसके लिए हम RJ45 का सहारा लेते हैं। RJ45 हमारे पास सर 8 पिन का हमारे पास क्या होता है, कनेक्टर होता है। 8 पिन का क्या होता है, कनेक्टर होता है हमारे पास RJ45। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, अपने कॉपी पे नोट करके लिखनी है। बाकी इसके अलावा हमारे पास RJ45 हम ईथरनेट में भी यूज़ करते हैं। कल आपसे मैं पूछ लूँ कि ईथरनेट में कौन सी कनेक्टर का यूज़ करते हैं, सर RJ45 का यूज़ करते हैं। ईथरनेट का स्टैंडर्ड कितना होता है सर, 802.3 इसका स्टैंडर्ड होता है। सर BNC क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वॉइस नील कॉन्सिलमैन। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे पास जो वॉइस नील कॉन्सिलमैन होता है, ठीक है, कॉन्सिलमैन होता है, ये बेसिकली BNC कनेक्टर होता है। तो इसके बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ठीक है, बाकी तो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंप्यूटर के इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी इसके अलावा जैसे जीके के नॉर्मल से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कौन सा एक एलॉय होता है जिसको आप यूज़ करते हो हीटिंग एलिमेंट के लिए, है ना, तो निक्रोम का आप यूज़ करते हो। इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ब्रास, तो ब्रास किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो सर जो हमारे पास जो ब्रास होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हमारा जिंक एंड कॉपर होता है ना, इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास क्या, ब्रास का। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनको आपने नोट करके लिख लेना होता है। जैसे निकल एंड कॉपर होता है ना, इसको बेसिकली जो पुराने टाइम पे जो सिक्के वगैरह होते थे ना, उस टाइम पे इसको यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए हम इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती है, इनको आपने क्या करना होता है, कॉपी पे नोट कर लेना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने आप देखोगे, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, जितना आप रिवाइज़ करोगे, उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे यहाँ पे सॉफ्ट लिखा है कि किस टाइप की ग्लास मेकिंग होती है जो लेंस या फिर प्रिज्म बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम बोलते हैं फ्लिंट ग्लासेस, है ना। ये सारे कंप्यूटर देखिए जनरल तुम्हारे पास साइंस होती है, उसका क्वेश्चन है कि फ्लिंट ग्लास का हम यूज़ करते हैं जब हमें लेंस या फिर प्रिज्म वगैरह बनाना है। जैसे आप 10th में प्रैक्टिकल करते थे ना प्रिज्म से, तो उस टाइम पे जो ग्लास हमारे बनते थे, मतलब उस टाइम पे जो ग्लास यूज़ होता था इसको बनाने के लिए, इसको हम फ्लिंट ग्लास हम उसको बोलते हैं। ओके, तो बाकी तो शायद ये सारे कंप्यूटर के, जैसे नॉटिकल माइल, तो नॉटिकल माइल सर हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है यहाँ पे, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पे खून में नहीं होता है। ठीक है, तो खून में कौन सा नहीं होता है, क्रोमियम नहीं होता है ना, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिर हम बोल सकते हैं क्रोमियम हमारे ब्लड में नहीं होता है, आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है ना, एज अ मिनरल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, पर क्रोमियम नहीं होता है। बाकी इसके अलावा
मैं बोलूँ कि जो हमारे पास बी12 होता है, विटामिन बी12 है ना? उसको हम क्या बोल देते हैं? तो उसको कोबाल्ट बोल देते हैं, एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार। इसके अलावा कौन-सा ऐसा एलिमेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेसिकली नेसेसरी होता है, तो वो कैल्शियम होता है ना? नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जैसे आप देखते हैं ना कई बार बच्चों को ब्लड में तो बेसिकली जो एडल्ट हो जाते हैं, उसमें कई बार ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हमारे पास नेसेसरी एलिमेंट होता है ना? तो वो कौन-सा होता है? बेसिकली कैल्शियम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी और क्या क्वेश्चन है, जैसे नंबर ऑफ रिब्स, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में रिब्स होती हैं ना, जो हम क्या बोलते हैं, पसलियाँ जिसको बोलते हैं। तो पसलियाँ कितनी होती हैं वो यहाँ पे पूछा है, तो आपने याद रखना है कि सर जो हमारे पास रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। ठीक है? तो नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है, 24 हमारे पास क्या होती हैं, रिब्स होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। फिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक सोसाइटी वाज़ लेड डाउन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर वैदिक समाज की आचरण नियमावली, मतलब जहाँ पे नियम्स वगैरह लिखे गए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मृतिज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मृति में एक्चुअल में है क्या, बेसिकली सारा जो किस टाइम से आपने कोई रिचुअल परफ़ॉर्म करने हैं, वो सारी चीज़ें स्मृतिज़ में लिखी हैं। बाकी ओल्डेस्ट जो हमारे पास एक तरीके से पारंपरिक जो हमारे किताबें हैं, वो कौन है, वेद हैं सबसे ओल्डेस्ट, है ना? पुराण आपको पता ही है, बेसिकली एक ऐसे टेक्स्ट है जो हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अगर आपको पढ़नी है कभी, तो या फिर इसके अलावा आपके पास जीनोलॉजीज़ बोलते हैं जिसको, अगर आपको वो पढ़नी है, तो वो सारी आपको पुराणों में देखने को मिल जाएँगी। उपनिषद आपको पता ही है, एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं जिसके हेल्प से आप नेचर की जो रियलिटी होती है या फिर इसके अलावा जो आत्मा होती है उसके बारे में बताया गया है उपनिषद के अंदर। तो ये सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो आपको अपने पूरे लाइफ का पर्पस अगर जानना होता है, तो आपको ये सारी बुक्स मतलब डेली लाइफ में अगर आप पढ़ हो सके, फ्री थोड़ा टाइम हो, तो आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी यहाँ पे महावीरा, तो महावीरा जैसे मतलब इनके बुद्ध और जैनिज़्म का एक क्वेश्चन पूछा गया था। महावीरा का यहाँ बोला है कि कहाँ पे वो पैदा हुए थे, तो सर वो वैशाली में हमारे पैदा हुए थे, तो यहाँ पे इसका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना? पाटलिपुत्र क्या था, बेसिकली जो आपकी मगध थी उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, है ना? इसके अलावा ये पूछा जाता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ एक मतलब इसका ट्रांसफरिंग किसने करी थी, है ना? उदयन के द्वारा एक शायद ट्रांसफरिंग इसकी हुई थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बाकी इसके अलावा बुद्ध थे, है ना? बुद्ध को एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी? तो वो सर बोध गया में मिली थी, है ना? महात्मा बुद्ध थे जो हमारे पास, जो शायद 29 की एज में शायद अपने मतलब राजपाट से चले गए थे छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से आती हैं, जितना आप हिस्ट्री पढ़ोगे उतना आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। है ना? वैसे इंडस वैली की कौन-सी साइट नहीं होती है यहाँ पे? देखो आलमगीरपुर आप पढ़ते हो, लोथल आप पढ़ते हो, है ना? बालाकोट आप पढ़ते हो, तो कौशाम्बी नहीं होती है। तो यहाँ पे कौशाम्बी एक्चुअल में ना आपकी ये जो हम पढ़ते हैं ना एक इसको हम बोलते हैं, एक हम महाजनपद पढ़ते हैं, ठीक है? महाजनपद का टॉपिक आता है। महाजनपद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौशाम्बी वगैरह भी आता है। तो ये बेसिकली महाजनपद के पीरियड के टाइम पे, इंडस वैली के टाइम पे का नहीं है। बाकी सारे थे हमारे पास इंडस के, है ना? बाकी जो आलमगीरपुर है सर, ये हमारे पास जो करंटली आज का यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आपको आलमगीरपुर अभी भी प्रेज़ेंटली शायद मिल जाएगा। पर उस टाइम पे हिस्ट्री में जो एरिया था वो यूपी का एरिया था। लोथल आपको पता है गुजरात में, बेसिकली डॉकयार्ड सिटीज़ को बोलते हैं, तो जो भी ट्रेड वगैरह होता था, तो वो हमारा लोथल से होता था। बालाकोट यहाँ पे दे रखा है, तो बालाकोट बेसिकली एक कोस्टल एरिया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहता था। जैसे बोलते हैं कि समुद्र के किनारे जो बीच टाइप होता है, कोस्टल एरिया जो होता है, तो वो बालाकोट था वहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे सुल्तान यहाँ पे लिखा है खलीसा ज़मीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से पड़ी थी? तो वैसे जो खलीसा लैंड था, वो किसके अंडर पड़ी थी? जो हमारे पास खलीसा से सिंपली आपको याद रखना है खलीसा, तो बेसिकली जो आपके पास खिलजी था, खलीसा से खिलजी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन जो आपका खिलजी है वो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी बलबन का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब रक्त और लौह और रक्त की निकती है ना, इसको इंग्लिश में हम सिंपली हम ऐसे पढ़ते हैं ब्लड एंड आयरन की जो एक नीति थी वो किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी, ठीक है? बाकी इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका तो हमने ये देख लिया कि खलीसा जो लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं कि कन्वर्ट करता है मैनी प्राइवेट लैंड इनटू खलीसा, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेट ओन्ड उसको कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इन द एंड रेवेन्यू वगैरह इन बढ़ता है। एक्चुअल में था क्या कि जैसे मान लेते हैं कि काफ़ी जो छोटे-छोटे किसान थे ना, उनकी अपनी-अपनी ज़मीनें थी, उन्होंने क्या किया इन सभी को इकट्ठा कर दिया, मतलब एक तरीके से खलीसा लैंड बोल दिया कि अब ये क्या है हमारे पास, ये हम हमारी है ये एज़ अ स्टेट ओन्ड है ये।
ठीक है? अब ये हमारी है, अब जब छोटे-छोटे हिस्से को भी जब इकट्ठा करके यूटिलाइज़ करोगे तो ऑब्वियसली जो पूरा साम्राज्य है उसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी ऑटोमैटिकली। उस वे में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खलीसा लैंड का जो कांसेप्ट था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये काफ़ी पॉपुलर थे, है ना? बेसिकली इन्होंने शिफ्ट करी थी अपनी कैपिटल देवनागरी में। तो ये भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में पूछी जाती हैं, है ना? बाकी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में ही, शायद जेओआईटी का ही क्वेश्चन था, तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि ऐसा कौन-सा सुल्तान था जिन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी थी, तो वो भी हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी इन्होंने की हैं कि जो हमारे पास अगर लिखना होगा तो मार्केट को कंट्रोल करने की, ठीक है? मार्केट को जैसे हम बोलते हैं ना कि महँगाई कंट्रोल करनी, इससे ज़्यादा नहीं महँगाई बढ़नी चाहिए। जैसे आजकल आरबीआई करती है ना वो काम, ठीक है? आरबीआई क्या करती है? बेसिकली वही काम करती है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 1 पॉइंट से ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो वही काम उस टाइम पे स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन-सा था मुगल रूलर है जिसको हम प्रिंस ऑफ बिल्डर बोलते हैं और उसने मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। तो वो शायद जहाँगीर या शाहजहाँ में से कोई था, तो इसको आप चेक कर लेना। आई होप शाहजहाँ था क्योंकि इसने काफ़ी चीज़ें बनाई थी। तो इसको आप चेक कर लेना एक बार, तो शायद शाहजहाँ था इसका राइट आंसर। बाकी एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस थे, वो प्रेज़िडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हू वाज़ अपॉइंटेड इन हिज़ पैलेस। बेसिकली उनके प्लेस पे ना उन्होंने क्या किया था, मतलब रिज़ाइन कर दिया था प्रेज़िडेंट ऑफ इंडियन, मतलब बेसिकली उस टाइम पे ना जो गांधी जी थे उनके साथ उनका कुछ विवाद वगैरह था, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था गांधी ने कि अगर ये मतलब इम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये अगर प्रेज़िडेंट बन जाएँगे तो वो वहाँ से इस्तीफ़ा देके चले जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया था, बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने ही उस टाइम पे रिज़ाइन कर दिया था मतलब प्रेज़िडेंट की सीट से। मतलब सारे बंदे तो यही चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये वहाँ पे गद्दी पे मतलब एक तरीके से प्रेज़िडेंट का जो पोस्ट है उसको सँभाले। पर जो गांधी जी थे वो उस चीज़ के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जो उनका पर्सन था वो वहाँ पे डिप्यूट हो जाए, है ना? तो उसकी इनकी प्लेस पे कहाँ कौन किसको बिठाया गया था, ठीक है? तो उनके पेज में तो वो चाहते थे कि जो पिट्टा भी सीतारमैया है, तो मतलब इनको एक तरीके से गांधी का समर्थन था कि मतलब वो यहाँ पे बैठे हैं इस चीज़ में। तो इस चीज़ को आप एक बार क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेना, ठीक है? या तो ए होगा या तो उसका डी इसका राइट आंसर होगा, इसको आप वेरीफ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल राइट आपको क्यों दिए गए हैं? जब आपको कोई राइट दिए जाते हैं तो क्यों दिए जाते हैं? ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब है कि आप इक्वली आप सब बराबर हो। आप में से चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पे है या कितनी भी छोटी पोस्ट पे है ना? इन द एंड आप ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? एक ही लेवल पे होता है। ठीक है? कोई छोटा-बड़ा कोई कुछ नहीं है। अब फंडामेंटल राइट आपको ये पावर देता है कि जो भी चीज़ें आप इक्वली हैं, इक्वालिटी है सभी के लिए। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीज़न, ये हमें फंडामेंटल हमारे पास राइट है। कोई भी आपकी फ्रीडम से बढ़कर कोई भी आपकी कोई चीज़ नहीं है, आपको कोई भी ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता है, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं रख सकता है। आपका जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है तो आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी का पूछा आता है इसी में ही, तो वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक होता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम पूछ में रेलेवेंट बनते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनको काउंसिल जो होती है ना मिनिस्टर्स की, इनको अपॉइंट, इनके जो मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है? तो इनको अपॉइंट किया जाता है मतलब सॉरी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है? तो जो हमारे पास प्रधानमंत्री होते हैं ना उनकी जो सलाह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ना? जैसे हम ये किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, अलग-अलग स्टेट से मिनिस्टर्स आए होते हैं, ठीक है? तो प्रधानमंत्री बोलता है कि ये पर्सन है, इसको इसको रखना है, इसको इसमें रखना है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उन पर्सन को रखना है। तो वो कौन रखता है, बेसिकली प्रधानमंत्री उसका हेड होता है, तो प्रधानमंत्री इसको रखता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी आर्टिकल किस किन से पा कौन-सी ऐसी आर्टिकल है जो इस चीज़ के बारे में बताता है, तो ये शायद 74 या 75 आर्टिकल होगा, इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। कि बेसिकली जो हमारे पास आर्टिकल 74 या 75 है, इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट करता है ऑन द लीड ऑफ एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है? बेसिकली जो प्रधानमंत्री उसको एडवाइस देता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे वो उस चीज़ को फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट बोलता है कि सर ये हमारे पास जो मेंबर्स हैं इनको हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सीट्स हमें एलोकेट करनी है। तो जैसे एलोकेशन की बात आती है तो फिर वो आगे एक कागज़, मतलब सिंपली उनको प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं उनको आगे दे दिया जाता है कि सर या फिर मैम, सर जो ये हमारे पास जो हैं, जो पर्सन्स हैं जिनको हमें क्या करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सीट्स देनी है,
तो इनको आप क्या करो, ये वाली सीट्स एलोकेट कर दो। तो ऐसे करके ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपने पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं, वो आपको आगे भी याद आएँगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ़ में यूज़ होती हैं। व्हिच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर पर्सन टू बिकम अ वाइस प्रेज़िडेंट। देखो वाइस प्रेज़िडेंट बनने के लिए कौन-सी चीज़ आवश्यक नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ही मस्ट, देखो पहले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि देखो चाहे कोई भी पोस्ट है, मतलब किसी भी आपको एमएलए कुछ भी आपको बनना है, तो उसके लिए आपको पढ़ा होना कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस कब आता है? जब आप बोल सकते हो कि सर जो हमारे पास एक तरीके से इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे हम चाइना और इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है? इंडिया क्या करता है, चाइना से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, पर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है चाइना को। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली हमारा पैसा बाहर ज़्यादा जाता है, हमारे कंट्री में कम पैसा वो रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफ़ेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एग्ज़ाम्पल जैसे आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप हम परचेज़ करते हैं, तो चाइनीज़ मार्केट तो डेवलप हो रही है, पर हम अपना उतना सामान चाइना को नहीं बेचते हैं, जितना हम चाइना से लेकर आते हैं, इम्पोर्ट जितना हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री का जो पैसा होता है, जैसे आप नॉर्मली घर की बात कर लो, आपके घर में मान लेते हैं ₹100 पड़े हुए हैं, आपने क्या किया, बाहर से कोई सामान मँगा लिया ₹50 का, है ना? तो आपने तो दूसरे पर्सन से सामान मँगा लिया ₹50 का, आपके पास कितने रुपए बच गए? ₹50 बच गए। पर आपने भी अपना कुछ मतलब कुछ ऐसा सामान था, वो आपने भी क्या किया, दूसरे पर्सन को बेच दिया। पर आपने कितना सामान बेचा? सिर्फ़ ₹20 का ही सामान बेचा। तो देखो आपको घाटा कितने का हो गया, ठीक है? अब नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया बेसिकली सर, हमने तो ₹50 का सामान खरीदा, है ना? उससे ₹50 का सामान खरीदा, पर उसने हमसे क्या किया, ₹20 का सामान एक तरीके से सिर्फ़ हमें हमसे ₹20 का सामान ही लिया। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली हमें ही घाटा हुआ। क्यों घाटा हुआ? क्योंकि बेसिकली सर हमारे पास जो सामान हमारे यहाँ से बाहर गया वो सिर्फ़ 20 ही गया, पर जो उसका जो सामान आया वो हमारे पास कितना आया, 50 आया। तो इसका मतलब है 50 में से 20 माइनस अगर आप नॉर्मली कर रहे हो, मैं नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, तो उस टाइम पे 30 जो परसेंट है, उतना जो आपका क्या हुआ, एक तरीके से आपकी मनी में अनफ़ेवरेबल बैलेंस की कंडीशन वहाँ पे रेज़ होगी। तो ऐसे करके चीज़ें जब आपने समझनी होती हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे स डी आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो बाकी ये सारी चीज़ें सर जीके के ही क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सारे, है ना? हाँ, ये सारे जीके के ही क्वेश्चन है, तो इनको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी थी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।